आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरू हो गया है ऐलाने जंग और 5 राज्यों का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन। इस वक्त आप देख रहे हैं नारी वंदन, सत्ता का अभिनंदन। आपको बताएं कि आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और इसी के साथ ही चर्चा होने लगी है कि क्या बीजेपी ने आधी चुनावी लड़ाई जीत ली है। आपको बताएं कि पेंडिंग में पड़े महिला आरक्षण बिल से नई संसद में कामकाज की शुरुआत हुई है। महिला आरक्षण मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जिसके जरिए मोदी आने वाले दिनों में नारी शक्ति से सत्ता के शक्ति का सफर तय कर सकते हैं। महिला वोटर कैसे मोदी के लिए सत्ता की संजीवनी है, कैसे महिला वोटर्स के जरिए सेमीफाइनल की सत्ता हासिल कर सकते हैं, आज की कवर स्टोरी सबसे पहले आप देखिए। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी भाषण के साथ नई संसद में कामकाज की धमाकेदार शुरुआत। करीब 1:50 पर नई संसद में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर बयान दिया और फिर 20 मिनट बाद 2:10 पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर 33% आरक्षण वाला बिल पेश किया। सर विपक्षी सांसदों ने इस बात पर शोर मचाया कि पेश होने से पहले सांसदों को बिल की कॉपी नहीं दी गई, जबकि सरकार की ओर से पक्ष आया कि बिल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस बिल का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने विधानसभा चुनाव और इन चुनावों से पहले ही मोदी सरकार ने महिला आरक्षण का बिल संसद में पेश करके एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। कांग्रेस भले ही इस बिल को अपना बताती रही हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कांग्रेस इस बिल को दोनों सदनों से पास नहीं करवा पाई थी और जो दल लगातार इस बिल का विरोध कर रहे थे आज की तारीख में वो कांग्रेस के साथ ही हैं। ऐसे में मोदी सरकार आने वाले चुनावों में इस बिल को एक हथियार के तौर पर पेश कर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। 33% सीट। फिलहाल जो नया महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। लोकसभा विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद आरक्षण लागू होगा। महिला आरक्षण लागू होने के 15 साल तक ये कानून प्रभावी होगा। मोटे तौर पर समझे तो 33% महिला आरक्षण का सीधा असर तत्काल नहीं दिखने वाला, क्योंकि सीटों का परिसीमन 2026 में होना है। मतलब 2026 में परिसीमन के बाद जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें सुरक्षित की जाएंगी। फिलहाल इस फैसले के साथ बीजेपी ने सियासी बढ़त हासिल कर ली है। महिला वोट बैंक पर बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव अच्छा खासा माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो CSDS का सर्वे बताता है उस चुनाव में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को महज 20% महिलाओं ने ही वोट दिया। और इसके बाद जब यूपी में पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ तो महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की। खुद प्रधानमंत्री ने नतीजों के बाद यूपी की माताओं और बहनों का शुक्रिया अदा किया। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है।
पिछले साल यूपी चुनाव के बाद किए सर्वे में ये बात सामने आई कि बीजेपी को 48%, समाजवादी पार्टी को 32%, बीएसपी को 14%, कांग्रेस और अन्य को 3% महिलाओं के वोट मिले। यूपी में महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की, तो उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के चुनावी आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं ने जब पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की तो सत्ता बीजेपी को मिली। पिछले साल उत्तराखंड में 63% पुरुषों ने वोट डाले तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 67% था। गोवा में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 78%, जबकि महिलाओं का 81% था। मणिपुर में 88% पुरुष मतदाता के मुकाबले 90% महिला मतदाताओं ने वोट डाला। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को ही सत्ता मिली। मतलब साफ है, हाल के चुनावी पैटर्न बताते हैं बीजेपी पर महिलाओं का ज्यादा भरोसा रहा। अब इस फैसले के बाद महिलाओं का और भरोसा बीजेपी पर बढ़ सकता है, जिसका फायदा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सन 2018 में महिलाओं ने बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा वोट किए थे और यही वजह है कि महिलाओं की वोटिंग के चलते बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा था। मगर बीजेपी की सीटें कम थी और बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, मगर बीजेपी ने जोड़ तोड़कर फिर सत्ता में वापसी की। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने मध्य प्रदेश के जो आंकड़े जुटाए, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 में से 19 सीटें ऐसी जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा हैं। साल 2018 में 52 ऐसी सीटें थीं जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया। महिलाओं के ज्यादा वोट वाली 52 में से 32 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस को 18, अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली। अब एक बार फिर महिलाओं का वोट पाने के लिए बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश के सियासी समर में महिला आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। स्वाभाविक है कि महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। महिलाओं का वोट खींचने के लिए बीजेपी पहले से ही चुनावी राज्यों में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अब महिला आरक्षण वो हथियार मिल गया है जिसके दम पर बीजेपी चुनावी राज्यों में विरोधियों के महिला कार्ड को काटने की कोशिश करेगी। महिला आरक्षण का फायदा भले ही महिलाओं को परिसीमन के बाद मिले, लेकिन बीजेपी इसका फायदा चुनाव में अभी से लेने में जुट जाएगी। और देखिए, बड़ी स्क्रीन पर ये समझिए कि कैसे आधी आबादी के वोट बैंक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही फोकस करते रहे हैं। किस तरीके से वो खास स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए जिनका चुनावी फायदा भी हुआ है। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो आप सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, उज्ज्वला योजना उनमें से एक स्कीम है। इसके अलावा देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके जरिए काफी चुनावी फायदा हुआ है। इसके अलावा जनधन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, मातृत्व अवकाश योजना है, 3 तलाक से आजादी। ये वो तमाम योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने लागू की और उससे काफी ज्यादा चुनावी फायदा भी देखने को मिला है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएं कि ये वो तमाम योजनाएं जिसके जरिए काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इसी के साथ ही महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी ने चुनावी बिसात किस तरीके से बिछाई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी आज जन आक्रोश यात्रा का शंखनाद कर दिया है, जिसे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब माना जा रहा है। अब सनातन के मुद्दे पर घिर रही कांग्रेस ने इसी यात्रा के जरिए पलटवार भी किया है। देखिए, पहले पूजा अर्चना और भगवान का आशीर्वाद, फिर जन आक्रोश यात्रा का शंखनाद। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की ये जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की उस जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब है जो बीजेपी पहले से निकाल रही है। प्रदेश भर में बीजेपी की यात्रा चल रही है। सरकार की योजनाओं के दम पर बीजेपी सत्ता हासिल करने में जुटी है, तो कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग जगहों से यात्रा निकालकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। बीजेपी की यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने कुल 7 जन आक्रोश यात्राएं शुरू की। चंबल संभाग के श्योपुर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जन आक्रोश यात्रा को रवाना किया। सागर संभाग के दमोह से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पूर्व नेता विपक्ष अजय सिंह ने रीवा संभाग से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की।
रीवा संभाग के ही सिंगरौली में कमलेश्वर पटेल, नर्मदापुरम संभाग के हरदा में सुरेश पचौरी, इंदौर संभाग के बुरहानपुर से कांतिलाल भूरिया को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज कांग्रेस की जितनी भी जन आक्रोश यात्राएं शुरू हुई, उनका श्री गणेश शुरुआत पूजा पाठ से हुआ। यानी मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस पर बीजेपी के सनातन वाले वार खत्म नहीं हो रहे। सागर में कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सनातन के मुद्दे के सहारे जनता को कांग्रेस से आगाह किया। ये कांग्रेस अगर आ गई तो बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देगी। भजन नहीं होंगे, रामायण पाठ नहीं होंगे, गीता नहीं होगी, गणेश उत्सव नहीं होगा। ये कैसी एमपी है? मैडम सोनिया गांधी जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी सनातन के दम पर सत्ता की शक्ति पाने की तैयारी में, और इसकी एक बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओमकारेश्वर में दिख रही है। करीब 200 करोड़ की लागत से शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनकर तैयार है, जिसका अनावरण 18 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन बारिश की वजह से अब 21 सितंबर को धार्मिक अनुष्ठान के साथ अनावरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल करीब 5 करोड़ वोटर हैं। इनमें से 10% यानी 50 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। बाकी 90% आबादी राज्य में हिंदू वोटर्स की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस हिंदू वोटर्स पर है। बताया जा रहा है इसीलिए कांग्रेस ने भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द कर दी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सनातन के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस मानव की बचाव की मुद्रा में। अब मध्य प्रदेश में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात की है मेरी सहयोगी शिरीन ने सनातन के ही विवाद पर। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हिंदुत्व को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़ी जंग खींचतान सी शुरू हो गई है। मतलब कांग्रेस, कौन सच्चा हिंदू कौन झूठा हिंदू, ये एक बहुत बयानबाजी भी हमने कमलनाथ जी जिस तरीके से लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, कथाओं में शामिल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जो एक आपका कोर एजेंडा हुआ करता था उसमें कांग्रेस सेंधमारी कर रही है, वो खतरे वाली घंटी तो नजर नहीं आ रही कहीं? कमलनाथ जी का ये अनुभव हो गया कि अभी हिंदू को छोड़ के इलेक्शन जितना संभव नहीं है। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो हिंदू एक समय बटा हुआ था और एक हिंदू को लोग पॉलिटिकल एक स्टेक नहीं मानता था, उल्टा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही तुष्टीकरण के लिए पूरा समय विनियोग कर देता था। आज बीजेपी ने ये प्रूफ कर दिखाया कि देखो, एक कम्युनिटी को तुष्टीकरण करने से नहीं होगा। हिंदू जाग उठा है और हिंदू को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो भारत में इतना दिन हुआ, अगर हिंदू ऐसे ही जगता था या हिंदू का ऐसे ही उत्थान हुआ होता था तो राम मंदिर के लिए हम 75 साल का इंतजार करने का जरूरत नहीं होता था। और देखिए, आज जो है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यूपीए सरकार के काल में इस बिल का विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि यूपीए के कई नेता ऐसे हैं जो कि इस बिल के विरोध में थे। स्मृति ईरानी से बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने। सुनिए क्या कह रही है स्मृति ईरानी। हमारे साथ बात करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, आज तो बहुत बड़ा दिन है इस देश के लिए, नई संसद में प्रवेश और उसके साथ ही देश की आधी आबादी को बड़ा तोहफा। नई संसद के भवन में नए संकल्प के साथ नव भारत के निर्माण में प्राण देने वाली नारी शक्ति को आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म संविधान की सौजन्य से, संविधान के आशीर्वाद से मिलने वाला है। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी, लेकिन कई सरकारें आई और गईं, इसे पूरा नहीं किया जा सका। बहुत समय बाद इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इतना कहूँगी कि ये प्रधानमंत्री जी की मात्र एक संवैधानिक या प्रशासनिक पहल नहीं है, बल्कि हमारी संगठन की एक पद्धति है जिसको उन्होंने आज सदन में चरितार्थ किया है। कॉमन आदमी को समझाना हो तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इस बिल में? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया कि हर राजनीतिक दल को दल की अपनी दलगत राजनीति से उभर कर
राष्ट्रहित में इस विशेष बिल के ऊपर चर्चा भी करना चाहिए और अपने विचारों को भी व्यक्त करना चाहिए। स्मृति ईरानी जी थी जो साफ तौर पर महिला बिल पर बात रख रही थी और कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का यह विजन ही था कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए। नीरज पांडे, वीवी न्यूज़, दिल्ली। ऐलाने जंग में आज के लिए इतना ही।